हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गुप्त काल के वे महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी पिछली परीक्षाओं में बहुत बार पूछे गए हैं और आगामी परीक्षा में भी आने की पूर्ण संभावना में है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं, चीजों को जान लेते हैं। एक एक सवाल आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है। पहला सवाल, अजंता गुफाओं के जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहां पर हैं? सरीखी का मतलब जैसी होता है। उत्तर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा इस सवाल का, वो हो जाएगा बाघ, जो कि धार में है, एमपी में पड़ता है। चलिए इसके विषय में जान लिया जाए। तो बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में धार जिले से 97 किलोमीटर दूर विंध्य पर्वत के दक्षिणी ढलान पर मानी जाती हैं। यह इंदौर और बड़ोदरा के बीच में बाघिनी नदी के किनारे स्थित हैं। अजंता और एलोरा गुफाओं की तर्ज पर ही इन गुफाओं का निर्माण हुआ है। इन गुफाओं का संबंध बौद्ध धर्म से माना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से बहुत ज्यादा विचलित हुआ? तो ध्यान रखिएगा, आपका गुप्त राजवंश जो था, ये हूणों के आक्रमण से बहुत ज्यादा विचलित हुआ। वजह क्या थी? गुप्त राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित था। गुप्त शासक स्कंदगुप्त के काल में हूणों के बहुत ज्यादा मात्रा में आक्रमण हुए, जिसका नेता खुशनवाज था, परंतु स्कंदगुप्त ने इस आक्रमण को विफल कर दिया। बाद में पुरगुप्त व भानुगुप्त, बालादित्य के समय में तोरमाड़ और मेहरकुल के अचानक आक्रमण हुए। तो ये सारी चीजें आप सब जानते हैं। ये बहुत ज्यादा ये लोग विचलित थे। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख से मिलता है? उत्तर की बात करेंगे प्रयाग, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रयाग प्रशस्ति गुप्त राजवंश के सम्राट समुद्रगुप्त के ये दरबारी कवि हरसेन के द्वारा रचित एक लेख है। इस लेख को समुद्रगुप्त के द्वारा 200 ईस्वी में कौशाम्बी में लाए गए अशोक स्तंभ पर खुदवाया गया था। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, भूलना बिल्कुल नहीं है। चलिए आगे बढ़ा जाए। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में किस एक पत्तन से संचालित होता था? 4 के उत्तर की बात करेंगे। यहाँ पे आपका ताम्रलिप्ति हो जाएगा। पश्चिमी बंगाल के मिदनापुर जिले में स्थित तामलुक नामक स्थान ही प्राचीन समय में ताम्रलिप्ति के नाम से जाना जाता था। यह पूर्वी भारत का सुप्रसिद्ध बंदरगाह था। गुप्त काल में जावा, सुमात्रा आदि दक्षिणी पूर्वी देशों तथा सिंघल के लिए व्यापार जहाज यहां से आते जाते थे। तो इंपॉर्टेंट है, ताम्रलिप्ति आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। चलिए, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। आइए जान लिया जाए। समुद्रगुप्त युद्ध क्षेत्र में जितना स्फूर्तिवान था, शांति के समय में भी वह बहुत ज्यादा कर्मठ हुआ करता था। वह स्वयं उच्च कोटि का विद्वान था, विद्या का उदार संरक्षक था। प्रशस्ति के शब्दों में विद्वानों की जीविका की स्रोत अनेक काव्यों की रचना के द्वारा जिसने कविराज की उपाधि प्राप्त की थी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है और बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए, तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला शासक अगर आपसे कोई पूछेगा तो आपका उत्तर हो जाएगा रामगुप्त। जान लिया जाए, तांबे के सिक्के जारी करने वाला एकमात्र गुप्त शासक रामगुप्त माना जाता है। विशाखा दत्त के देवी चंद्रगुप्त के अनुसार समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त ने शासन किया। चंद्रगुप्त द्वितीय रामगुप्त का छोटा भाई था। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? सोने के सबसे ज्यादा सिक्के यह गुप्त काल में जारी किए गए थे, आपको याद रखना है। गुप्त राजाओं ने ही सर्वाधिक सोने की मुद्राएं जारी की थी। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दीनार कहा गया। इनकी स्वर्ण मुद्राओं में स्वर्ण की मात्रा कुषाणों की स्वर्ण मुद्राओं की तुलना में कम थी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दिल्ली के महरौली के कुव्वत इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? उत्तर की बात करेंगे चंद्र की स्मृति में है। विस्तार से जान लें। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हम बात कर रहे थे। चंद्रगुप्त सेकंड की उपलब्धियों की जानकारी उसके दिल्ली स्थित महरौली लौह स्तंभ से मिलती है, जिसमें इसका नाम चंद्र मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय की शक शासक रुद्र सिंह तृतीय पर विजय का वर्णन महरौली के लौह स्तंभ में मिलता है। तो ये आपको याद रखना है।
हम आगे बढ़ेंगे। सर्वराज्योच्छेता, सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला, ये उपाधि है, इसे किसने धारण की थी? उत्तर की बात करेंगे, इसे समुद्रगुप्त ने धारण की थी। इंपॉर्टेंट है। प्रयाग प्रशस्ति में कहा गया है कि इसकी उदारता के लिए, उदारता के फलस्वरूप श्रेष्ठ काव्य सरस्वती तथा लक्ष्मी का शाश्वत विरोधी सदा के लिए समाप्त हो गया था। यह विविध शास्त्रों का ज्ञाता भी था। इस प्रकार उसके व्यक्तित्व में सर्वराज्योच्छेता और बहुत सारी और भी गुण है जो आपको दिखाई पड़ते हैं। तो ये आपको इस तरीके से याद रखना है। आइए, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्तम मंदिर निम्न में कौन सा माना जाता है? उत्तर की बात करेंगे तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, जो कि आपको याद रखना है। गुप्तकालीन वास्तुकला के जीवित उदाहरण में से उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के देवगढ़ में प्रसिद्ध दशावतार मंदिर सबसे अच्छा नमूना माना जाता है। मंदिर का शरीर कई मूर्तियों के साथ सुंदर मूर्तिकला से ढका हुआ है। इस अवधि की अन्य संरचनाओं में जबलपुर जिले के तिगवा में विष्णु मंदिर भी शामिल है। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन माना जाता है? उत्तर की बात करेंगे, समुद्रगुप्त को सबसे पहले परम भागवत की उपाधि दी गई थी। परम भागवत की उपाधि को धारण करने वाले प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त ही माने जाते हैं। एरड़ के लेख में इनकी तुलना पृथु, रघु आदि महान शासकों के साथ में की गई है। ये पराक्रम और विनय का स्रोत कहे जाते हैं। ठीक है भाई। और ऐसा इनके बारे में सुनने को मिलता है कि यह प्रसन्न होने पर साक्षात कुबेर थे और रुष्ट होने पर यमराज के समान प्रतीत होते थे। चलिए, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन माने जाते हैं? तो गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता विष्णु माने जाते हैं। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवताओं में भगवान विष्णु का नाम आता है। गुप्तकालीन महत्वपूर्ण अभिलेख स्कंदगुप्त का जूनागढ़ और भानुगुप्त का एरड़ अभिलेख विष्णु स्तुति से ही प्रारंभ हुए हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने विष्णुपद पर्वत के शिखर पर विष्णु ध्वज की स्थापना की। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको याद रखना है। हम आगे बढ़ेंगे। किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन कर दिया? उत्तर की बात करेंगे, चंद्रगुप्त सेकंड होगा, जिस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की शक विजय के बारे में अगर हम जानकारी प्राप्त करें, उस समय शक शासक रुद्र सिंह तृतीय था। वह पश्चिमी भारत में शासन कर रहा था। चंद्रगुप्त ने वाकाटक वंश के सहयोग से पश्चिमी भारत में रुद्र सिंह तृतीय की हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन कर दिया। इसी उपलक्ष्य में इन्होंने व्याघ्रशैली के चांदी के सिक्के चलवाए, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। चलिए, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? उत्तर की बात करेंगे, बोधगया होगा, जो कि आपको याद भी रखना है। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने बोधगया में समुद्रगुप्त से भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी। बोधगया भारत के बिहार राज्य में है। इस स्थान पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। समझ गए? फाहियान कहाँ का निवासी था? उत्तर की बात करेंगे, फाहियान चीनी यात्री था। फाहियान या फासियान एक चीनी बौद्ध भिक्षु, यात्री, लेखक, अनुवादक हुआ करते थे। 399 ईस्वी से लेकर 412 ईस्वी तक भारत, श्रीलंका, नेपाल, इन सभी स्थानों पर गौतम बुद्ध के जन्मस्थल से संबंधित ये यात्रा करते रहे। इनका ध्येय यहाँ से बौद्ध ग्रंथ एकत्रित करके इन्हें वापस चीन ले जाना था। तो कुल मिलाकर ये बौद्ध ग्रंथ से संबंधित जानकारी ही इकट्ठा कर रहे थे। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? 16 नंबर के उत्तर की बात करेंगे, आपका एरड़ अभिलेख हो जाएगा। सती, ये प्रथम सती होने का प्रमाण 510 ईसा के भानुगुप्त के एरड़ के अभिलेख से मिलता है। यह अभिलेख भानुगुप्त के मंत्री गोपराज के बारे में है। माना जाता है कि भानुगुप्त के मंत्री गोपराज उनके साथ युद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे, जिससे गोपराज की पत्नी सती हो गई थी। चलिए आगे बढ़ा जाए। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित मानी जाती हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, गुप्त काल से संबंधित कही जाती हैं। यह गुफाएं अजंता नामक गांव के सन्निकट स्थित है, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। अजंता की ये गुफाएं पहाड़ को काटकर विशाल घोड़े की नाल के आकार में बनाई गई हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है,
गुफाओं की दीवारों तथा छतों पर बनाए गए चित्र भगवान बुद्ध के जीवन की विभिन्न घटनाओं और विभिन्न बौद्ध दैवत्व की घटनाओं का चित्रण करती हैं। तो याद रखना है, इन्हें 1983 में यूनेस्को में शामिल किया गया। गुप्त शासकों के द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। 18 के उत्तर की बात करेंगे, डी आपका सही हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है भाई। तो गुप्त काल में चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था। गुप्त वंश में चंद्रगुप्त प्रथम ने सबसे पहले सिक्कों का प्रचलन शुरू किया था। इन सिक्कों के एक ओर चंद्रगुप्त का चित्र अंकित था, तो दूसरी ओर रानी कुमार देवी को अंकित किया गया था। अपने पूरे शासनकाल में चंद्रगुप्त ने इस प्रकार के 6 सिक्के जारी किए। तो आप इसे याद रखिएगा। निम्न में किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी हुआ करती थी? तो ये काम भी गुप्त काल में ही हुआ, और यहाँ पर स्त्रियों को संपत्ति संबंधित अधिकार दिए गए थे। पत्नी और पुत्रियों को संपत्ति का उत्तराधिकारी बनाया गया था। स्त्रियां प्राकृत भाषा का प्रयोग कर सकती थी। तो ये बहुत कुछ है जो आपको याद रखना है। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ, आपको बताना है कांची, तक्षशिला, नालंदा और वल्लभी। तो बहुत ज्यादा आपके लिए क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको याद भी रखना है। उत्तर आपका हो जाएगा नालंदा। चलिए, और नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था, जहां देश विदेश के छात्र शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। यह बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। तो ये सारे पॉइंट क्या करना है, आपको याद रखना है, भूलना बिल्कुल नहीं है, जरूरी है आपके लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? उत्तर की बात करेंगे, आपका सी हो जाएगा, जो कि आपको याद रखना है, भूलना बिल्कुल नहीं है। समझ गए आप? चलिए आइए हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पहले इसको जान लिया जाए। तो समुद्रगुप्त महान संगीतज्ञ था, जिसे वीणा वादन का बड़ा ही शौक था। अपने कुछ सिक्कों पर वह वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। प्रयाग प्रशस्ति में कहा गया है कि गांधर्व विद्या में प्रवीणता के कारण उसने देवताओं के स्वामी इंद्र और आदि इन सबको भी लज्जित कर दिया था, मतलब बहुत होनहार था। आइए आगे बढ़ा जाए। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? सवाल नंबर 22 के उत्तर की बात करेंगे तो स्कंदगुप्त, जिसके बारे में हम पहले बातचीत कर चुके हैं। ठीक है भाई। स्कंदगुप्त जो है वो अंतिम प्रतापी शासक कहे जाते हैं, और इन्हें सक्रादित्य की उपाधि भी प्राप्त है। हूणों का गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना थी। स्कंदगुप्त के समय में हूण कभी गांधार से आगे बढ़ ही नहीं पाए। तो ये सब कुछ है, आपको याद रखना है। मिहिर कुल का संबंध आप किससे मानते हैं? तो 23 का उत्तर देखा जाए, आपका सी ठीक है, हूण आपको याद रखना है। मिहिर कुल अथवा मिहिरगुल हूण राजा तोरमार का पुत्र और उसका उत्तराधिकारी था। ये 5वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में गद्दी पर बैठा। इसका साम्राज्य भारत से बाहर अफगानिस्तान तक विस्तृत था। इसकी राजधानी पंजाब में साकल अथवा सियालकोट थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अत्यंत अत्याचारी माना जाता है। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई, 24 का सी हो जाएगा। गुप्त काल में सबसे पहले बाल विवाह की प्रथा का उल्लेख मिलता है। सामान्यतया 12-13 वर्षों में लड़कियों की शादी होती थी। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 सबसे प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में की जाती है? उत्तर हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम। आपको याद रखना है, भूलना बिल्कुल नहीं है। समझ गए आप? चलिए, अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास का विश्वविख्यात नाटक है। यह विश्व की प्रसिद्ध 100 साहित्यिक प्रभावशाली कृतियों में गिना जाता है। इसका अनुवाद प्राय यूरोपीय भाषा सहित सभी विदेशी भाषाओं में हो चुका है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, और बड़ी शानदार कहानी है ये। फिलहाल के लिए इतना ही रखेंगे। ये गुप्त काल के महत्वपूर्ण सवाल थे जो आपको आने चाहिए, याद रखने चाहिए। बाकी आप में से जिन बच्चों ने अभी तक अनअकैडमी ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, जहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और चीज़ों को विस्तार से जान सकते हैं। तो 15 दिसंबर से हमारे बैच स्टार्ट हुए हैं, जिन्हें आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो आप इन क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। तो अपने सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पढ़ सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, बहुत सारे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बैच आपको पढ़ने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको कोड अप्लाई करना है दीपक सिंह YT10 और जुड़ जाना है प्लस पे, और चीज़ों को विस्तार से पढ़ने का अवसर आपको मिलेगा।
फिलहाल आज हम लोग इतना ही रखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे किसी नए टॉपिक को लेकर। बहुत जल्द मिलते हैं आपसे। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा। धन्यवाद।